myself Dr. Shourodip Botobel, faculty of biology. Today we will discuss about human nervous system. ये चैप्टर नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस ये बहुत एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है कि कौन कौन सा ऐसा मेन पार्ट्स है जो हम लोगों का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा बेसिक चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके नीट में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो सब वगैरह देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि नर्वस सिस्टम में द बेसिक वन दैट इज द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन ये क्या चीज होता है? न्यूरॉन इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। तो एक न्यूरॉन कैसा दिखने में होता है तुम सभी लोगों को मालूम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, दिस इज द डेंड्राइट्स. Dendrites are the parts of dendron, whereas the whole thing it is called axon. Dendrite मतलब डेंड्रॉन का जो पार्ट है, डेंड्राइट और एक्सॉन, इन दोनों को एक साथ हम सेल बॉडी भी बोल सकते हैं। और जो लोअर पार्ट यहां पर दिखा गया है, दैट लोअर पार्ट इट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को क्या याद रखना है? देखो, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि डेंड्राइट का मेन रोल क्या है। डेंड्राइट हम लोगों का बॉडी में इंपल्स पैदा करता है, दैट मींस द करंट विल बी फॉर्म्ड। तो इंपल्स प्रिपेयर करने की वजह से, तो यहां पर हम लिखते हैं डेंड्राइट दैट फॉर्म्स इंपल्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड नर्व इंपल्स। अब इसके बाद देखो डेंड्राइट में मतलब डेंड्रॉन में क्या क्या पार्ट्स वगैरह है। फर्स्ट, डेंड्रॉन में यहां पर जो मेन पार्ट रहेगा वो है एक बड़ा सा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस छोड़ के थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी रहेगा, जिसको हम बोलते हैं निजेल्स ग्रैन्यूल्स। इट इज कॉल्ड निजेल्स ग्रैन्यूल्स। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि डेंड्राइट यूनिन्यूक्लिएट होता है, बाइन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट और ऑलिगोन्यूक्लिएट। तो हमेशा याद रखना, एक डेंड्राइट में या फिर डेंड्रॉन में एक ही न्यूक्लियस रहता है जिसको हम बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। तो एक ही न्यूक्लियस यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर देखो और एक पार्ट में मैंने मार्क किया है इस पार्ट को, दिस पार्ट इज स्पेशली नोन एज एक्सॉन हिल्क। तो इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे? इस पार्ट को हम बोलेंगे एक्सॉन हिल्क। इस एक्सॉन हिल्क से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम हम लोग दे सकते हैं क्या? कैल्शियम। So axon hilk releases on molecule that is called calcium. तो कैल्शियम का रोल क्या है ये हमें याद रखना है। कैल्शियम का काम है कि जो नर्व इंपल्स हम लोगों का डेंड्राइट में प्रिपेयर हो रहा है, उस नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरा जगह तक, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक कैरी फॉरवर्ड करना ही इसका मेन काम है। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम ने उसका मेन रोल प्ले कर दिया, तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये तुम्हें याद रखना है। अब जो बीच वाला पार्ट में आते हैं, देखो यहाँ पर मैंने रेड कलर का मार्किंग किया है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोलेमा। तो एक्सॉन के अंदर कैरी फॉरवर्ड होने वाला एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा, और लोअर पार्ट को हम ऑलरेडी बोल दिया है एक्सॉन टर्मिनल। अब यहां पर और क्या क्या पार्ट्स रहेगा? ये रहता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किसको बनाता है? माइलिन शीथ बनाता है स्वान सेल्स को। तो स्वान सेल बहुत सारा माइलिन शीथ, शीथ मतलब फाइबर जैसा स्ट्रक्चर, इससे बना हुआ होता है, इसलिए माइलिन शीथ फॉर्मेशन वाला प्रोसेस को हम बोलेंगे मायालियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इज कॉल्ड माइलियोजेनेसिस, जो स्वान सेल को बनाएगा। अब यहां पर देखो एक स्वान सेल है, एक स्वान सेल है, दोनों स्वान सेल के भीतर जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर। This is called nodes of Ranvier.
तो these are the important parts that you have to remember in a basic diagram of neuron. अब यहाँ पर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे हम लोगों का बॉडी में नर्व इम्पल्स प्रिपेयर होता है, जहां से बहुत हर साल एक एक एमसीक्यू पूछता है. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इम्पल्स जेनरेशन. तो सपोज मान लो कि दिस इज एन एक्सॉन. तो ये एक एक्सॉन है जिसका आउटर मेम्ब्रेनस कोटिंग को हम बोलेंगे एक्सोलेमा. द आउटर कोटिंग ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोलेमा. अब एक्सोन के अंदर क्या चीज रहता है? फर्स्ट, एक्सोन के अंदर रहता है हाई अमाउंट ऑफ के प्लस, पूरा के प्लस से भरा हुआ, और रहता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन. ये तुम्हें याद रखना है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन. तो एक्सोन के अंदर रहा हाई अमाउंट ऑफ के प्लस आयोन और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन. अब हम लोगों को मालूम है कि प्रोटीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है पॉलीमर. तो अगर पॉलीमर बनाएगा तो उसका पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ने की पावर भी बहुत ज्यादा होगा. इसके वजह से क्या प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम यही आता है कि के प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई हो गया. तो सपोज मान लो ए एक्सोन एक घर है, तो घर के अंदर के प्लस है, घर का ओनर, और माइनस नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन होता है वो है किराएदार. अब किराएदार ने इतना ज्यादा डोमिनेट किया है घर वाले को, जिसके चलते घर वाले पूरा गुस्सा होके घर से निकल गया. तो घर में रहता है सपोज मान लो 2 ओल्ड एज पीपल, एक बूढ़ा एंड बूढ़ी रहता है घर में. अब इनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ने, मतलब किराएदार ने, तो वो लोग गुस्सा होके फ्रस्ट्रेटेड होके घर से निकल गया. तो कितना लोग निकलेगा? वो है एक बार में 2 के प्लस आयन निकलेगा सेल से अंदर. तो एक्सोन से अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का इतना दबाव डोमिनेंसी होता है, जिसके चलते 2 के प्लस आयन एक बार में घर का गेट से निकल रहा है. अब ये जाके कंप्लेन करेगा किसको? अपना बेटा को. तो इसका बेटा है मान लो NaCl. NaCl डिसोसिएट होके 2 चीज बनाता है, एक है Na+ और एक है Cl-. अब Na+ है इसका बेटा, तो 2 K+ आयन मतलब बूढ़ा एंड बूढ़ी जाके अपना बेटे को बोल रहा है कि बेटा हम लोगों को घर से निकाल दिया गया है भाई किराएदार, तो हम लोगों को घर में फिर से लौटा दो. तो बेटा कैसे लौटाएगा? बेटा या देख रहा है ठीक है, तो मम्मी और पापा को घर से निकाल दिया, तो हम लोगों को कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहा है कि ये लोग सपोज मान लो 3 भाई है, तो 3 भाई घर के अंदर घुस रहा है. तो कितना K+ आयन Na+ आयन घुसेगा? वो है 3 Na+ आयन विल एंटर इनटू अ एक्सोन सेल. तो 2 K+ बाहर जा रहा है, 3 Na+ आ रहा है. अब 3 Na+ जब आएगा तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ थोड़ा बहुत एक हॉट सिचुएशन बनेगा. तो इस सिचुएशन के चलते मारामारी भी हो सकता है. तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? कंट्रोल करने के लिए ये जो गेट मैंने बनाया, जहां से 2 पोटेशियम आयन निकल रहा है और 3 Na+ आयन आ रहा है, इस गेट का नाम है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप. दिस गेट इज नोन एज सोडियम पोटेशियम ATPase पंप. ये हम लोगों का बॉडी में हमेशा चलता है. तो एज बिकॉज हमेशा चलता है तो 2 सोडियम बाहर निकलेगा, 3 सोडियम आएगा. अब यहाँ पर साइंटिफिक फैक्ट क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है कि देखो
एक जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट है वहां से कॉन्टिन्यूसली 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है। अब एक सेल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इसके अंदर 2 लोग रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज ही हर बार निकलता रहे तो दिक्कत क्या आएगा? सिर्फ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर चला गया। तो एक सेल को इक्विलिब्रियम स्टेज में लाने के लिए सेल को क्या करना पड़ रहा है कि मतलब एक्सॉन को बाहर से, मतलब सेल से सोडियम आयन को उधार लेना पड़ रहा है टू इक्विलिब्रियम अ पार्टिकुलर न्यूरॉन। तो यहाँ पर जब सोडियम आएगा तो इक्विलिब्रियमिटी मेंटेन होगा। इस चीज के दौरान सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। अब इस घटना के दौरान क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली इंपल्स प्रिपरेशन होता है। तो इंपल्स इज फॉर्म्ड। तो हियर इंपल्स इज फॉर्म्ड एंड दैट इंपल्स इज नोन एज नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स को और एक नाम से हम बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। The other name of nerve impulse is called polarization. क्यों पोल? क्योंकि ए अगर मान लो एक बॉर्डर है, बाहर में है हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर में है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि देखो पोटेशियम भी निकल गया, सोडियम तो पहले से ही बाहर में है, तो बाहर में पॉजिटिव चार्ज का पावर है ज्यादा और अंदर सब क्या है? सब है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से नेगेटिव चार्ज। तो ये अगर एक बॉर्डर हुआ तो बाहर में है पॉजिटिव चार्ज, अंदर है नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इसको हम बोल रहे हैं पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि ये है बेसिक कॉन्सेप्ट पोलराइजेशन का। अब हम पढ़ेंगे यहां से 2 टॉपिक, एक है डीपोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, देखो एक है डीपोलराइजेशन और एक है रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है देखो, तो हम लोग लिख रहे हैं डीपोलर और यहां पर लिख रहे हैं डीपोलर। तो ये बेटा समझ में आया ना? तो ये है सिंपल से फंडा, सिंपल से तुम याद रख सकते हो। पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप और अंदर में है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, भीतर में है नेगेटिव चार्ज। ये है किराएदार जो घर से उड़ना नहीं चाह रहा है और घर वाले घर से निकल गया, तो वो अपना बेटे मतलब सोडियम को जाके कंप्लेंट कर रहा है कि तुम घर में आओ, शांति बजाय रखो। इसलिए सोडियम अंदर घुस रहा है और जो फाइटिंग वाला कंडीशन अगर बन रहा है उसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स फॉर्मेशन और पोलराइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे डीपोलर और डीपोलर का मतलब क्या है देखो। तो नेक्स्ट तो फर्स्ट आते हैं डीपोलराइजेशन। तो सपोज फिर से मैं वो एक ही डायग्राम बना रहा हूं, सेम डायग्राम। तो बाहर में कौन था? बाहर में था पहले बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, अंदर में था नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो इसको हम पोलराइजेशन बोले। लेकिन डीपोलराइजेशन मतलब क्या हुआ? डीपोलराइजेशन मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड, डीपोलराइजेशन को हम और एक नाम भी दे सकते हैं, वो है एक्शन पोटेंशियल। तो डीपोलराइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन कब होगा? जब दोनों के अंदर फाइटिंग होगा। तो फाइटिंग कब होगा? जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर घुस रहा है, घुसने के बाद अंदर में पॉजिटिव बना दिया, मतलब सोडियम घुस गया और बाहर में किसको निकाल दिया? बाहर में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को निकल दिया। तो बाहर में हो गया माइनस चार्ज और अंदर में हो गया सब प्लस चार्ज। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल मतलब सेल के अंदर जब बहुत सारा सोडियम घुस जाएगा और नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन है उसको जब एक्सॉन से बाहर निकल रहा है सोडियम बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल का नॉर्मल वैल्यू तुम लोग को याद रखना है +35 टू +45 MV। MV है मिली वोल्ट। इट इज ए यूनिट ऑफ नर्व इंपल्स। अगर वोल्ट लिख दोगे तो बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा, उतना हम लोगों का बॉडी मतलब हार्ट सहन नहीं कर पाएगा। तो ये वैल्यू याद रखना है +35 टू +45। तो अगर मान लो कोई भी पर्सन को सडन शॉक लगा है, ये शॉक इमोशनल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। तो सडन शॉक के वजह से कोई पर्सन का अगर तुरंत नर्व इंपल्स बहुत ज्यादा जेनरेट होता है तो क्या दिक्कत आएगा? तो सडन शॉक मतलब एक मान लो कि कोई एक पर्सन, उससे पहले मान लो कोई एक पर्सन
रेस्ट सिचुएशन पे है। तो रेस्ट सिचुएशन पे है मतलब वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो उसका बॉडी एक्टिविटी हम मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बॉडी एक्टिविटी अगर कुछ भी नहीं होगा तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे +10 mv। तो एक पर्सन जो रेस्ट सिचुएशन पे है विथ नो बॉडी एक्टिविटी, कोई भी बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसका जो नॉर्मल नार्व इंपल्स रेट है वो है +10 mv। तो सपोज मान लो अगर उसके तुरंत शॉक लगा कि वो सपोज चुपचाप बैठ के टीवी देख रहा है, कि उसका मम्मी या पापा है बोला कि तू इतना देर तक टीवी क्यों देख रहा है, तो मम्मी भी गुस्सा हो गया, वो भी गुस्सा हो गया। अब वो भी जब हाइपर स्टेट में जा रहा है तो +10 mv किसको क्रॉस करेगा, +45 mv को क्रॉस करेगा जब पर्सन एक्सट्रीमली हाइपर सिचुएशन में चला गया। अब इससे भी ज्यादा अगर चला जाता है हाइपर स्टेटिक सिचुएशन में, तो इससे मोर अगर +45 mv से मोर होता है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन में अगर कोई भी पर्सन पहुंच गया तो वहां पर क्या दिक्कत आएगा, एज बिकॉज उसका ब्लड प्रेशर रेट बहुत हाई है, उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत हाई है, तो इसके चलते उसको एक सडन शॉक लगेगा। इस शॉक के वजह से पर्सन को कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशन देखा गया है कि सपोज मान लो कि कोई किसी को एक फोन आया है कि बोला है कि वो एक्सीडेंट के दौरान मर गया, तो वो जो शॉक लगता है पर्सन को, मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन है तुरंत नर्व इंपल्स रेट इतना ज्यादा हो जाता है कि पर्सन का नर्व इंपल्स नॉर्मल से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, जिसके वजह से हम लोग का जो हार्ट है, जो लंग्स है, उतना प्रेशर कैरी नहीं कर पाता, जिसके चलते क्या होगा, पर्सन का शॉक लग के कार्डियक फेलियर होगा। तो एक पर्सन जो रेस्ट कंडीशन में है, कोई भी बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसका नर्व इंपल्स रेट होगा +10 mv। एक्शन पोटेंशियल में अगर चला गया तो +35 to +45 mv। अगर +45 mv से भी ज्यादा हो रहा है तो उस स्टेट को हम बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन में एज बिकॉज कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग रेट बहुत हाई होता है, इसके चलते क्या दिक्कत आएगा, पर्सन को शॉक होगा और उसके चलते कार्डियक फेलियर होकर डेथ भी हो सकता है। तो इस स्टेट को हम पूरा बोलते हैं इट इज ए एक्शन पोटेंशियल स्टेट और डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन स्टेट अगर बहुत देर तक चलता रहा तो हम लोग का बॉडी के लिए बहुत दिक्कत वाला चीज है। तो इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी क्या करेगा, फिर से हम पुराना चीज में बैक करते हैं, बॉडी उस टाइम क्या करेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज मतलब सोडियम बॉडी मतलब सेल के अंदर घुसा है, सेल मतलब एक्शन वाला सेल के अंदर घुसा है, तो उसको बॉडी क्या करेगा, बाहर निकालेगा और फिर से किसको लौटाएगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को लौटाएगा। अब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो लड़का है, घर वाला का लड़का है, मतलब सोडियम को उसको जाकर बोल रहा है कि साहब मेरे से गलती हो गया, मुझे फिर से घर में रहने दीजिए। अब गलती को माफ कर रहा है सोडियम आयन, तो अगर उसको घर में फिर से रहने के लिए बोलेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और ये वाला चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे देन इट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। तो री मतलब बैक करना, तो यहां पर जो पर्सन एक्शन पोटेंशियल था ये तो नहीं होगा, तो दिस इज द रीपोलराइजेशन स्टेट। तो रीपोलर मतलब फिर से पहला वाला कंडीशन में बैक करना, बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव। और डीपोलर में क्या हुआ था, बाहर में नेगेटिव अंदर में पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना है। अब सपोज मान लो कि कोई भी एक पर्सन स्लीप सिचुएशन पे है, तो जब कोई भी पर्सन स्लीप सिचुएशन में है तो उस टाइम तो बॉडी एक्टिविटी बहुत मिनिमम चलता है, तो उस सिचुएशन में बॉडी का इंपल्स रेट होता है -70 to -85 mv मिलीवोल्ट। माइनस में है, देखो यही तुम्हें याद रखना है कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो अब तुम लोग सोचोगे कि सर अभी आपने बोला कि बॉडी एक्टिविटी जब मिनिमम हो रहा था तब +10 था, अब ये बोले स्लीप के टाइम में माइनस कोई कितना, इतना माइनस क्यों, क्योंकि अगर सपोज मान लो तुम सोए हुए हो, गहरी नींद पे हो, तो मैं आके तुम्हें तुरंत बोलता है अभी उठ हम लोग का अभी निकलना है घर से, तो उस दौरान हम लोगों को क्या सिचुएशन होता है, पैनिक सिचुएशन हो जाता है, हाँ बोल क्या हुआ। तो तुम लोग सोचो कि अगर
कोई भी खराब सपना देखे हो या फिर कोई अगर तुम्हें तुरंत आके मतलब तुम्हें स्लीप से नॉर्मलाइज सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहा है, तो उस दौरान हम लोगों का सडन ब्रीदिंग रेट और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है कि नहीं होता है? हाई हो जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर पर्सन कोई भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता, मतलब पॉजिटिव नर्व इंपल्स कैरी करता, तो क्या दिक्कत आता? इट में इजिली क्रॉस द एक्शन पोटेंशियल बैरियर, हाँ या ना? एक्शन पोटेंशियल बैरियर को इजिली क्रॉस कर देता। तो एक्शन पोटेंशियल बैरियर अगर क्रॉस कर देता तो क्या दिक्कत आता कि पर्सन को सडन शॉक लगता और पर्सन कार्डियक फेलियर में चला जाता। तो ये सिचुएशन ना हो इसलिए ये माइनस में है वैल्यू, इसको ये जब जीरो को क्रॉस करके पॉजिटिव में जाएगा, ये है पॉजिटिव साइड, ये है नेगेटिव साइड, तो तुम इस जगह पे हो, ये जब जीरो को क्रॉस करके पॉजिटिव में जाएगा तो तुरंत बॉडी एक हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। उस हार्मोन का नाम है एड्रीनालिन, जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज करता है, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये एड्रिनलिन हार्मोन का काम क्या है? जब भी ब्रीदिंग रेट या हार्ट रेट ज्यादा होगा तो उसी दौरान एड्रिनलिन जाके उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करेगा। कैसे? उस दौरान देखना हम लोगों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, तो जब स्वेटिंग होगा तो तुम्हारा बॉडी से क्या निकल रहा है? NaCl निकल रहा है। अब NaCl अगर तुम्हारा बॉडी सेल से ही बाहर चला गया तो तुम्हारा पॉजिटिव साइन क्या मिलेगा कि Na+ ज्यादा सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा, तो पर्सन एक नॉर्मलाइज सिचुएशन में आ जाएगा, क्योंकि उसका ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जो स्लीप सिचुएशन में नॉर्मल कंडीशन। जीरो कभी भी नहीं होगा, जीरो मतलब कोई भी इंपल्स एक्टिविटी नहीं हो रहा, पर्सन डेथ सिचुएशन में है, तो इसलिए यहां पर माइनस चार्ज होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अबाउट हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। तो लिखते हैं यहां पर हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन में हम लोग क्या देखें कि वैल्यू +45 MV से ज्यादा होगा, तो इसका जो उल्टा होता है उसको हम बोलेंगे हाइपोपोलराइजेशन स्टेट। तो हाइपोपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो मिनिमम एक्टिविटी है, मतलब अगर -85 MV से भी लेस वैल्यू जा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? उसमें ड्यू टू लैक ऑफ इंपल्स के वजह से पर्सन को तभी भी कार्डियक फेलियर होने का चांसेस है। तो +45 MV से भी ज्यादा सिचुएशन शॉक क्रिएट करता है, कार्डियक फेलियर होने का चांसेस है, और -85 MV से भी कम होगा तो तभी भी कार्डियक फेलियर होने का चांसेस है। तो बॉडी हमेशा इस सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और इसको कॉन्टिन्यूअसली चलाता कौन है? इसको कॉन्टिन्यूअसली चलाता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये प्लांट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन सभी में कॉमन फीचर है। तो ये वगैरह क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो पोटेंशियल टॉपिक हम लोगों का हो गया खत्म। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन सिचुएशन क्या बोल रहा है? सपोज मान लो कि एक पर्सन एक जगह से दूसरा जगह जा रहा था, तो ड्यूरिंग द मूवमेंट उसके सामने एक सांप आ गया। तो एक स्नेक को देख के वो क्या होगा, उसका मूवमेंट कैसा होगा? सांप की तरफ होगा कि सांप को बोलेगा कि हाँ मुझे मारो, मैं मर जाना चाहता हूं? नहीं करेगा, वो उसका ऑपोजिट में भागने की कोशिश करेगा। तो एक पर्सन जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को देख के या फिर कोई भी एक सब्सटेंस को देख के उसका एगेंस्ट में भागने की कोशिश कर रहा है, तो दिस टाइप ऑफ सडन मूवमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। गर्म चाय की कप है, तुम उसको टच किया, टच करने के बाद तुरंत बाद हाथ हटा लिया, तो ये क्या, ये गर्म चाय की कप क्या कर रहा है कि एक सिचुएशन पैदा कर रहा है तुम्हारा बॉडी में, सडन एक्शन बना रहा है जिसके वजह से तुम्हारा एक्टिविटी उस ऑब्जेक्ट का एगेंस्ट में हो। तो ये सब ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड स्टिमुलस। तो व्हाट इज स्टिमुलस? इट इज एन ऑब्जेक्ट, हो सकता है
पर्सन हो सकता है या फिर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, दैट क्रिएट्स सडन सेंसेशन इन बॉडी, जो बॉडी में आके सडन सेंसेशन पैदा करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का ऑलवेज एगेंस्ट में बॉडी का मूवमेंट होता है, ये याद रखना हमेशा। तो बॉडी का मूवमेंट, इफ मूवमेंट ऑफ बॉडी occurs against the stimulus, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिस्ट पेवलोव ने। तो पेवलोव गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथवे के थ्रू होता है, उस पाथवे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो पाथवे कौन सा है, पहले कौन आएगा, बोलो, पहले आएगा स्टिमुलस जो सडन सेंसेशन पैदा करेगा। स्टिमुलस आके किसको एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलस आके एक्टिवेट करेगा हम लोगों का बॉडी में जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन के अंदर का किसको, पहले देखो दो टाइप के न्यूरॉन होता है, एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। तो ए वर्ड पहले आता है, तो ये जाके एफरेंट न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, एफरेंट न्यूरॉन जाके इफरेंट न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, इफरेंट न्यूरॉन से ब्रेन में जाएगा स्टिमुलस, ब्रेन में जाने के बाद बॉडी में एक्टिविटी होगा और उसके चलते तुम्हारा बॉडी का क्विक और सडन मूवमेंट हो रहा है अगेंस्ट दैट स्टिमुलस। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन का दो स्पेशल टाइप, एक है सिंपल रिफ्लेक्स और एक है कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स। तो नेक्स्ट आते हैं हम टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, सिंपल रिफ्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो दो टाइप में हम डिवाइड कर रहे हैं, एक है सिंपल रिफ्लेक्स और एक है कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स। यह है जनरलाइज टाइप। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स के भीतर डिफरेंस क्या है, सिंपल मतलब जो कोई भी कंडीशन में नहीं होगा, मतलब अनकंडीशनल। तो सिंपल इज आल्सो कॉल्ड अनकंडीशनल, जो कभी भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनल। तो सिंपल रिफ्लेक्स में हम लोग पहला पॉइंट ओनली पढ़ लिए। तो सिंपल रिफ्लेक्स को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन इनबॉर्न फिनोमेनन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन हैबिचुएटेड फिनोमेनन। इनबॉर्न फिनोमेनन और हैबिचुएटेड फिनोमेनन। तो जो इनबॉर्न होगा तो उसको वो क्या परसिस्ट करेगा, इट शुड परसिस्ट थ्रू आउट आवर लाइफ। जितना दिन जिंदा रहोगे उतना दिन ही रहेगा ये कैरेक्टर। लेकिन ये कैरेक्टर क्या होगा, दिस इज द शॉर्ट टर्म कैरेक्टर। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। और क्या कैरेक्टर हो सकता है, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो these two are the basic examples of simple और unconditional रिफ्लेक्स। कंडीशन में इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, साइकिलिंग, डांसिंग, वॉकिंग एटसेट्रा, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स और कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब ये दोनों स्पेशल सिचुएशन के बाद हम और दो स्पेशल चीज को लेकर डिस्कस करते हैं, वो है स्पेशल टाइप ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स।
तो नेक्स्ट आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स। तो टाइप्स ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स। तो सिंपल रिफ्लेक्स को हम दो टाइम में डिवाइड कर देते हैं, एक है एलाइड रिफ्लेक्स और एक है चेन रिफ्लेक्स। तो दोनों के भीतर डिफरेंस क्या है? एलाइड रिफ्लेक्स जो एक हार्मोनिक मोशन पैदा कर सकता है। हार्मोनिक मोशन मतलब तुम लोग कोई भी एक एक्टिविटी किए हो, उस एक्टिविटी के चलते वो एक्टिविटी अगर बहुत देर तक परसिस्ट किया, मतलब बहुत देर तक रह गया, तो उसको हम बोलेंगे एलाइड रिफ्लेक्स। तो यहां पर लिख सकते हैं एक्टिविटी क्रिएट्स अ हार्मोनिक इफेक्ट, तो उसको हम बोलेंगे एलाइड रिफ्लेक्स। तो एलाइड रिफ्लेक्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? मूवमेंट ऑफ हैंड्स व्हाइल वॉकिंग। चल रहे हो लेकिन देखना हमेशा हैंड का मूवमेंट होता है, तो ये जो हैंड का मूवमेंट होता है पैर के साथ, तो मूवमेंट्स ऑफ हैंड ड्यूरिंग वॉकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइड रिफ्लेक्स। और इसका जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं चेन रिफ्लेक्स। चेन रिफ्लेक्स क्या होता है? इट ऑकर्स एट ए कॉन्टिन्यूअस मैनर, ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में होता रहेगा। और ये क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ फास्टेस्ट रिफ्लेक्स, ये सबसे फास्ट होता है, इसलिए इसको हम फास्टेस्ट रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? मूवमेंट ऑफ टंग ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट। जब कोई भी इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है फ्रॉग का टंग, तो क्या करेगा? बहुत ऐसे टंग को निकालेगा, इंसेक्ट यहाँ पर बैठेगा, तुरंत उसको अंदर अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं चेन रिफ्लेक्स, जो फास्टेस्ट रिफ्लेक्स भी होता है। नेक्स्ट, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हम लोगों का रिफ्लेक्स सेक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मींस द CNS। तो नेक्स्ट टॉपिक इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना है अबाउट द टाइप ऑफ नर्व्स। टाइप ऑफ नर्व्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है क्रेनियल नर्व और एक है स्पाइनल नर्व। क्रेनियम मतलब जो ब्रेन से ओरिजिनेट करता है, वहां से ओरिजिनेट करने के बाद ब्रेन और फेस को सप्लाई करता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियल। और स्पाइनल मतलब ब्रेन के बाद, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाने के बाद वो पूरा बॉडी में फैल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व इट सप्लाइज ब्रेन एंड फेस, जो रहता है 12 पेयर, व्हेयरएज स्पाइनल नर्व ये रहता है 31 पेयर। कहां पर रहेगा? होल बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन एंड फेस, ब्रेन एंड फेस को छोड़ के पूरा बॉडी में रहेगा। तो ये है स्पाइनल नर्व। तो पहले हम स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्रेनियल नर्व, देन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लेके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं स्पाइनल नर्व। देखो, स्पाइनल नर्व को याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूं। वो छोटा सा ट्रिक क्या है? मैं यहाँ पर स्टोरी लिखता हूं, देखो स्टोरी। चंदन थिंकिंग लाइक संदीपन चटर्जी। तो ये है स्टोरी, चंदन थिंकिंग लाइक संदीपन चटर्जी। ये चंदन और संदीपन दोनों ही मेरा दोस्त है, स्कूल वाला फ्रेंड है, तो इन दोनों को नाम लेके मैंने बना दिया। तो चंदन का जो सी आता है, सी इंडिकेट करता है हम लोगों का इस एरिया में रहने वाला एक स्पाइनल नर्व जिसका नाम है सर्वाइकल। तो सर्वाइकल नाम कैसे याद रखोगे? हम लोगों का जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड किसके थ्रू पास करता है? वो है वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम में पहला वर्टिब्रा जो आता है उसका नाम है एटलस, मतलब C1।
तो C1 नाम कहां से आया है? सर्वाइकल से। तो याद रखना बहुत इजी है। तो चंदन का C दैट मीन्स सर्वाइकल। थिंकिंग का T जो इस जगह पे रहता है, चेस्ट के पास से इस जगह से गुजरता है, तो T मतलब थोरासिक। L जो कमर के ऊपरी वाला हिस्से में, इस एरिया में रहता है, कमर के ऊपर हिस्से में रहता है, जो किडनी को सपोर्ट करता है, तो L फॉर लंबर। लंबर के नीचे S फॉर सैक्रल और C फॉर कॉक्सिजियल। तो नाम हो गया चंदन थिंकिंग लाइक संदीप पन चैटर्जी। सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल। और कौन कितना नंबर में रहता है? ये है 7 पेयर, ये है 12 पेयर, ये है 5 पेयर, 1 पेयर। तो इसको 8 कर दो, तो 8 + 12 20 31। तो टोटल आ गया हम लोगों का 31 पेयर। तो चंदन थिंकिंग लाइक संदीप चटर्जी हो गया। तो ऐसे करके याद रखना, वेरी इजी होगा तुम लोगों को याद रखने में। नेक्स्ट इसके बाद जो आएंगे, स्पाइनल नर्व तो हो गया, इसके बाद आएंगे क्रेनियल नर्व। तो देखो क्रेनियल नर्व को फंक्शन हम जानेंगे, तो उसके लिए भी मैं एक स्टोरी लिखता हूं यहां पर। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था अक्षय, उसको हम इन शॉर्ट ऑकी ऑकी बुलाते हैं। ऑगी एक कार्टून है, तुम लोगों को मालूम है ऑगी कार्टून, तो उससे ही मैंने नाम उधार लिया है, ऑकी बनाया हूं। तो ऑकी को मूवी वगैरह में मतलब टेक पार्ट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उतना उसको चांस नहीं मिलता है। तो इसलिए वो एक दिन आईने के सामने अपना मुंह देख रहा है और बोल रहा है कि भगवान तुमने मुझे कैसे बनाया कि मेरा कोई भी फिल्म में चांस नहीं मिल रहा है। तो इतना दुख लेके वो आईने की तरफ एक डिक्टेशन दे रहा है। तो उसी डिक्टेशन को मैंने यहाँ पर एक स्टोरी बनाया हूँ। ऑल ऑफ ऑकी, सब कुछ खत्म हो गया ऑकी। क्लियर, ट्राई करो, अच्छी तरह से ट्राई करो। एब्सेंट फेस करके ग्लास में फेस मत देखो। एब्सेंट फेस करके ग्लास में फेस मत देखो। इट इज बोगस। स्पेशल एक्टिंग करके हाई फाई कुछ करो। तो ये है स्टोरी। ऑल ऑफ ऑकी, सब कुछ बंद हो गया ऑकी। तो ऑल है, ये नाम क्या इंडिकेट करता है? इस इंडिकेट्स, ऑल इंडिकेट द ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व हम लोगों का नोज में रहता है। नोज में रहते हुए वो स्मेल सेंसेशन डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ऑल्फैक्टरी का काम क्या हुआ? टू डिटेक्ट द स्मेल। इसके बाद आता है ऑफ, इट इज द सेकेंड क्रेनियल नर्व। इसका नाम है ऑक्यूलोमोटोर। तो इसका नाम है ऑक्यूलोमोटोर। ऑक्यूलोमोटोर का फंक्शन याद रखना, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आईबॉल। आईबॉल का जब कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को कंट्रोल करने में लगता है ऑक्यूलोमोटोर नर्व। हम लोग का आईबॉल
ऐसे पकड़ के रखता है एक स्ट्रक्चर जो मसल, उसका नाम है सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल का काम है कि आई बॉल का मूवमेंट कॉन्टिन्यूअसली हो। उसके बाद आता है ऑकी। ऑकी नाम आया है ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व यू नो दैट इट हेल्प्स इन विजन। उसके बाद आया है क्लियर। क्लियर नाम आया है ट्रोक्लियर से। तो ट्रोक्लियर नर्व, इसका मेन काम क्या है? इट कैरीज आवर सेंसेशन। कहां से? जो सपोज नाक से जो सेंसेशन ब्रेन में जाएगा कि वो कौन सा टाइप का सेंसेशन है, उसको डिफरेंशिएट करने में, उस डिफरेंशिएट करने में सेंसेशन को हेल्प करता है ट्रोक्लियर नर्व। नेक्स्ट आते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राई फॉर ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल को हम डेंटिस्ट नर्व भी बोल सकते हैं। इट इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो दांतों में सेंसिटिविटी पैदा करता है, इसलिए इसको डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एब्सेंट। एब्सेंट नाम आया है एब्डुसेंस से। इसका कोई मेजर फंक्शन नहीं है, इट कैरीज द इंपल्सेस। फेस आया है फेशियल से, जो हम लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन देने में हेल्प करता है। ग्लास नाम आया है ग्लोसोफेरिंजियल से, जिसका काम है मूवमेंट ऑफ टंग ड्यूरिंग आवर टॉकिंग। जब हम बात करते हैं उस टाइम टंग का मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं बोगस। ये आया भेगस से। भेगस को हम बोलते हैं इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व विथ मैक्सिमम ब्रांचिंग। एक ऐसा क्रेनियल नर्व जो मैक्सिमम ब्रांचिंग करता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, दैट इज स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड को सेंसेशन में हेल्प करेगा। एंड लास्ट वन इज हाइपोग्लोसल, द 12th क्रेनियल नर्व। हाइपोग्लोसल का काम है टेस्ट डिटेक्ट करना। तो दीज आर द क्रेनियल नर्व्स व्हिच हेल्प्स आवर मूवमेंट ऑफ द बॉडी और फंक्शन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन सभी नर्व्स में से कौन है हम लोगों का सेंसरी नर्व, कौन है मोटर और कौन है रिलेइंग। उससे पहले हम लोगों को जानना है कि अगर टाइप्स ऑफ नर्व देखें, टाइप्स ऑफ नर्व अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, इसके ऊपर अगर देखेंगे तो नर्व को हम 2-3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये है सेंसरी नर्व जो सेंसेशन पैदा करता है, एक है मोटर नर्व जो सेंसेशन को कैरी करके लेके जाता है, और लास्ट वन इज दैट इज रिलेइंग नर्व, जिसको हम मिक्स्ड नर्व भी बोल सकते हैं। रिलेइंग नर्व का काम है रिलेट करना कोई भी एक्टिविटी को। तो इन तीनों का जो फीचर है, इन तीनों का फीचर कौन कौन सा नर्व के ऊपर काम आएगा, ये कैरेक्टर्स हम देखेंगे। तो इसके लिए भी मैंने एक निमोनिक बनाया है कि कौन कौन सा क्रेनियल नर्व कौन कौन सा नेचर का है, कोई सेंसरी है, कोई मोटर है, कोई मिक्स्ड कैरेक्टर भी होता है। तो इसके लिए एक निमोनिक बनाया है। देखो निमोनिक है सम सेज मनी मैटर्स, वो तो हम लोग भी बोलते हैं। सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। बिग ब्रेन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखो यहां पर मैंने 12 नाम ही लिखा है, तो इसको सिर्फ सेंसरी और मोटर में हम लोग सजा देंगे। तो पहला आता है कौन, देखो एस फॉर सेंसरी, एस फॉर सेंसरी, एम फॉर मोटर, एम फॉर मोटर, बी फॉर बोथ मतलब मिक्स्ड, मोटर बोथ, मिक्स्ड, सेंसरी बोथ, बोथ, मोटर मोटर। तो देखो यहां से यहां काउंट करो, टोटल 12 नाम ही है। तो इसको 12 क्रेनियल नर्व के ऊपर बैठा दो। तो मतलब क्या क्या हुआ, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक,
ट्रोक्लिया, ट्राइजेमिनल, ऐसे ऐसे करके सभी को बिठा दो। देखो एक के बाद एक आ जाएगा, तो ये तुम लोगों का हेल्प होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद तो मैंने एक चीज यहां पर बोला है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना कि पहला आता है ऑल्फैक्टरी, उसके बाद आता है ऑप्टिक, उसके बाद आता है ऑक्यूलो मोटर। तो ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड और ये हुआ थर्ड क्रेनियल नर्व। मैंने इसको यहाँ पर बैठा दिया था, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। पहले ऑल्फैक्टरी आएगा, दूसरे बाद ऑप्टिक, देन थर्ड में आएगा ऑक्यूलो मोटर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट, तो क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व तो हम लोगों का हो गया। अब क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व के बाद थोड़ा ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ता है। तो ब्रेन इट इज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो पहला पॉइंट क्या आता है, इट इज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। तो कंट्रोल एंड कमांड भी कैरी करने में हेल्प करता है। मेल में इसका वेट कितना होता है और फीमेल में वेट कितना होता है, ये थोड़ा डिफर करता है मेल और फीमेल में। मेल में होता है 1400 ग्राम, फीमेल में होता है 1350 ग्राम। तो फीमेल में 50 ग्राम कम क्यों है, क्योंकि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो बच्चे का भी वेट मम्मी को ही कैरी करना पड़ता है। इसके वजह से यहाँ पर 50 ग्राम पहले से उन लोगों का कम है ब्रेन का वेट, जिसके वजह से बच्चे का वेट भी वो लोग इजीली कैरी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट आएगा, एक होगा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, सेकेंड आएगा डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन का बाद आएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो डायनसेफेलॉन में 3 ठो पार्ट आता है। एक आता है एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक ही मेजर पार्ट आता है जिसका नाम है सेरिब्रम, द बॉस सेरिब्रम। नेक्स्ट आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का 2 पार्ट है, एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, एक है कॉर्पोरा और क्रूरा सेरिब्री। These are the 2 important part of मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन का 3 पार्ट है, एक है सेरिबेलम, एक है पॉन्स वैरियोली और लास्ट है मेडुला ऑफ लॉन्गाटा। तो these are the total overview of फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑफ लॉन्गाटा। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का क्या हुआ, वो है हिंड ब्रेन। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक है सेरिबेलम, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, इसका मेन काम क्या है, इट कंट्रोल्स आवर बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम।
जो हम लोगों का बॉडी पोस्चर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसको हम और भी इजीली क्या बोल सकते हैं, आवर डायनामिक बैलेंस। जब एक पार्ट से नेक्स्ट जगह से दूसरा जगह मूव कर रहा है तो उस टाइम मूवमेंट के दौरान उसको बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है कौन, वो है सेरिबेलम। इसलिए इसको सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेरिबेलम के बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको हम बोलते हैं पोन्स वेरियोली। तो नेक्स्ट है पोन्स वेरियोली, जो सेरिबेलम के बाद एक पार्ट आता है। तो पोन्स वेरियोली का मेन काम क्या है, इसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर भी बोल सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी सेंटर, जो हम लोगों का स्पेशली इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। बहुत सारा बुक में लिखा हुआ है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन कंट्रोल करता है, पोन्स भी करता है, लेकिन एग्जैक्ट फैक्ट है पोन्स वेरियोली इंस्पिरेशन कंट्रोल करता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा हम लोग का एक्सपिरेशन कंट्रोल करता है। तो लास्ट पार्ट इसके बाद आता है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा किस में हेल्प करेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा 2-3 फंक्शन है हम लोगों का बॉडी में, ये तुम लोगों को स्पेशली याद रखना है। फर्स्ट फंक्शन इसका जो पड़ता है वो है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा ये हम लोगों का बॉडी में वॉमिटिंग सेंटर की तरफ काम करता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो हम लोग का जो वॉमिटिंग सेंसेशन होता है उसको पैदा करता है। सेकेंड फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन विजन, हम लोगों का विजन में भी हेल्प करेगा। थर्ड फंक्शन एक्सपीरेशन में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन आवर एक्सपीरेशन। तो ये 3 होगा मेजर फंडा। और फोर्थ फंडा है क्या, इट कैरीज इंपल्स, इंपल्स कैरी करता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। हम लोगों का बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में क्या करेगा, वो इंपल्स को कैरी करेगा। तो दिस 4 आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये सब फंक्शन को हम लोगों को स्पेशली याद रखना है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज एक ट्रिकी क्वेश्चन, एक पर्सन बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक किया है, अब अल्कोहल इंटेक करने के वजह से उसका अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट हो रहा है, अब उस पर्सन का बॉडी में ब्रेन का कौन सा पार्ट पहले इफेक्टेड होगा अल्कोहल इंटेक के वजह से, ये याद रखना। पहले इफेक्टेड होता है सेरिब्रम, दूसरे में इफेक्टेड होता है सेरिबेलम, जिसके वजह से पर्सन का अनकंट्रोल मूवमेंट होता है। सेरिब्रम में पहला अटैक करने की वजह से क्या होगा, उसका जो नॉर्मल याददाश्त है वो थोड़ी वक्त के लिए चला जाएगा और अनकंट्रोल मूवमेंट सेरिबेलम को अटैक करने की वजह से होता है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फास्ट अटैक बोला है या फिर बोला है कि सिर्फ अनकंट्रोल मूवमेंट हो रहा है। अगर बोला गया सिर्फ अनकंट्रोल मूवमेंट हो रहा है तो आंसर है सेरिबेलम, लेकिन अगर पूछता है कि अल्कोहल इंटेक करने के बाद पहला ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है तो ये याद रखना सेरिब्रम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस भी करेंगे। और पढ़ते रहना एंड गुड लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।